बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है सरकार के बारे में। ठीक है। सरकार शब्द से भी आप परिचित हो और सरकार की नियम कानून परंपराएं जो सब है उनसे भी आप परिचित हैं। लेकिन कैसे काम करती है, क्या क्या होती है, क्या क्या इसमें कौन कौन से विभाग होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले सरकार क्या करती है कि सरकार का काम होता है संविधान बनाना, संविधान बनाकर शक्तियों का विभाजन करना। ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन वो किस प्रकार से करती है, जिसे दो भागों में करती है, एक तो संघ सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक है। तो राज्य सरकार के संघ सरकार के जो पार्ट होते हैं वो है संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका। और राज्य सरकार के जो पार्ट होते हैं वो है राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका। अब जो संघीय व्यवस्थापिका है इसके भी तीन पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और संघीय कार्यपालिका के होते हैं संसदात्मक। संसदात्मक भी दो प्रकार के होते हैं, नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और वास्तविक में होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। जैसा कि इस ग्राफ में बना हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट था शक्तियों के विभाजन का, राज्य सरकार, उसमें जो पार्ट था राज्य की व्यवस्थापिका। तो राज्य की व्यवस्थापिका के तीन भाग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और राज्य की जो कार्यपालिका है उसके दो भाग होते हैं, नाम मात्र का राज्यपाल और वास्तविक। जैसे नाम मात्र और एक वास्तविक। तो नाम मात्र में होता है राज्यपाल और वास्तविक में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है। और तीसरा राज्य सरकार का होता है ये राज्य की न्यायपालिका। ठीक है। तो अब हम इसकी सरकार की जब शुरुआत करते हैं, सरकार को समझने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से पार्ट किस किस तरीके से डिवाइडेड है वो हमने देख ही लिया। तो आगे इसकी शुरुआत करते हैं हम। राज्य को चलाने वाले यंत्र को सरकार कहते हैं। सरकार क्या होता है भाई? राज्य को यानी कि अपने देश को चलाने वाला एक यंत्र, एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सरकार। भारतीय संविधान के द्वारा शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन सी सूचियाँ? राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति और संघ सूची। ठीक है। इनके आधार पर दो भागों में बांटा है। तो पहला है संघ सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ आगे। तो संघ सरकार, संघ सरकार में हम देखते हैं कि संघ सरकार के मुख्य तीन अंग होते हैं, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका। है ना। संघ सरकार के मुख्य तीन अंग कौन कौन से हो गए? संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका। ठीक है। अब संघीय कार्यपालिका, भारत में ब्रिटेन के समान संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में क्या क्या कहाँ से संसदात्मक शासन व्यवस्था देखी है उन्हें? ब्रिटेन से। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण दोहरी कार्यपालिका है, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है। आगे चलते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं राष्ट्रपति पे। ठीक है। तो राष्ट्रपति का अध्ययन शुरू करते हैं। इनको राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है अध्याय 1 भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। ठीक है। अध्याय 1 भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक या वैधानिक प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। संवैधानिक भी होता है, संवैधानिक या वैधानिक जो भी कहो। ठीक है। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये सबको ही पता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है। ठीक है। जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। राष्ट्रपति का पद फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद यहाँ पे होना चाहिए, ये बात कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। और भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? ब्रिटेन के सम्राट से।
ठीक है। और देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कौन सी बात कही गई है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 देखते हैं। संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएगा। भाई अकेला व्यक्ति तो सब कुछ कर नहीं सकता, तो उसके अधीनस्थ व्यक्ति चाहिए जो उसके कार्य को रूप अंजाम दे, रूप दे, और उनके द्वारा वो अपना काम, वो देश के प्रति जो भी उसके दायित्व बनते हैं उनको करवा सके। ठीक है ना। तो संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएगा। ये चीज़ बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 53 में। अब अनुच्छेद 54 क्या कहता है, देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, और इसकी प्रेरणा ली थी हमने आयरलैंड से। अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा तथा 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय विधानसभा में दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। क्या बात है इसमें, वो देखते हैं अनुच्छेद 54 में। कि अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा तथा 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय विधानसभा में दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ठीक है। क्या है अनुच्छेद 55 में? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष मत पद्धति से होता है, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, जिसमें विजयी होने पर उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। अब ये कैसे प्राप्त करते हैं, कौन से सूत्र से प्राप्त करते हैं, ये देखते हैं। न्यूनतम कोटा एक विशेष सूत्र से निकाला जाता है। न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए कुल वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। ठीक है। तो न्यूनतम कोटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए कुल वैध मतों की संख्या बटा 2 बराबर +1। ठीक है। तो न्यूनतम कोटा 50% से अधिक होता है। भारत के निर्वाचन में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य निर्धारण किया जाता है। मूल्य निर्धारण के लिए विशेष सूत्र का प्रयोग किया जाता है। राज्य विधानसभा या संघीय विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है, वो देखते हैं अपन। एक सदस्य के मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या, आधार वर्ष कितना 1971, बटा राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या भाग चिन्ह 1000। ठीक है। मतलब क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, आधार वर्ष कौन सा लिया है 1971, बटा राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या भाग चिन्ह 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे। 129 बराबर x/200 भाग चिन्ह 1000। तो 129 इजिकल टू x/200 इंटू 1/1000। 129 इजिकल टू x/ कितने हुए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख हो गए। ठीक है। नीचे नीचे के मल्टीप्लाई हो गए और ऊपर के मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है। तो x इजिकल टू 129 इंटू 2 लाख और x इजिकल टू 258 कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,58,00,000। ठीक है। तो राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य कितना हो गया? 129। कितना है राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य? 129। तो हमने 129 ही लिया है।
भारत में सबसे ज़्यादा मत मूल्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य का है, तो वहाँ कितना है उत्तर प्रदेश में 208 है। और भारत में सबसे कम मत मूल्य सिक्किम विधानसभा के सदस्य का है, तो कितना है 7। संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य है समस्त राज्य विधानसभा या संघीय विधानसभा के कुल मतों का योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके आधार पर कैलकुलेशन करके किसी भी राज्य के आप निकाल सकते हो। ठीक है। समस्त राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मतों का योग 5,49,474 है। संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य 708। ठीक है। इजिकल टू 5,49,474 बटा 796 इजिकल टू 708। अब है राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों की गणना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता पसंद व्यक्त करता है। सबसे पहले अपनी पसंद के मतों की गणना की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार अपनी पसंद के मतों की गणना के आधार पर न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त होने की स्थिति में दूसरी तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, है ना, यदि न्यूनतम कोटा भी वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो दूसरी और तीसरी गणना वहाँ पे की जाती है। अगली बात जो इसमें है वो है कि भारत के संवैधानिक इतिहास में 1969 भारत के संवैधानिक इतिहास में 1969 में केवल एक बार राष्ट्रपति वीवी गिरी के निर्वाचन में द्वितीय पसंद के मतों की गणना की गई थी। पहली बार ही ऐसा हुआ वीवी गिरी के समय कि द्वितीय पसंद के मतों की गणना हुई थी। तो द्वितीय पसंद के मतों की गणना के आधार पर विजयी होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। अनुच्छेद 56, इसमें अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। जब वो पद ग्रहण करता है तब से लेकर 5 साल तक उनका कार्यकाल चलता है। अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन के लिए भारत का राष्ट्रपति असंख्य बार निर्वाचित हो सकता है। उसके लिए ये नहीं कि एक बार बन गए, 2 बार बन गए तो फिर नहीं बन, बार बार भी वो राष्ट्रपति के पद पर आ सकते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए भारत का राष्ट्रपति असंख्य बार निर्वाचित हो सकता है, किंतु हमारे देश की ये संवैधानिक परंपरा रही है कि अभी तक कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक बार निर्वाचित नहीं हुआ है ना। हो तो सकता है, वो असंख्य बार आ सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 बार से ज़्यादा अभी तक कोई नहीं आया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी सरकारी या लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, न्यायालय द्वारा उसे पागल दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। ये सब आप सब जानते हैं, आप 5वीं छठी कक्षा से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रपति की कौन सी निर्वाचन की योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी सरकारी या लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, न्यायालय द्वारा उसे पागल दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की आवश्यक शर्तें, है ना। तो हाँ, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पद की आवश्यक शर्तें की पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं वो देखते हैं। तो 5 जून 1997 से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये आवश्यक शर्त निर्धारित की गई, 50 निर्वाचक उसके नाम का प्रस्ताव रखते हो, ठीक है, और 50 निर्वाचक उसके नाम का अनुमोदन करते हो, ठीक है। दूसरी जो शर्त है वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत की राशि 15,000 है। तीसरी बात है इसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार 14 दिन तक चलता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपना नामांकन लोकसभा के महासचिव को जमा कराता है। कहाँ पे? लोकसभा के महासचिव को। उसके बाद है आगे, यदि कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता तो उसे जमानत जब्त हो जाती है। कितना? यदि 1/6 भी भाग प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ये कुछ शर्तें इसमें थी। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 60 पे, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा।
भारत का राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है ना, कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा, उसके अनुसार नियम पालन करवाऊँगा, या कानून निकालूँगा, या जो भी पद बांटूँगा या वो सब करूँगा, सब कुछ संविधान के अनुसार करूँगा। तो संविधान के संरक्षण की शपथ वो लेता है। भारत को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाता है। संविधान की शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश दिलवाता है। कौन सा? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में सबसे श्रेष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 61, वो है महाभियोग का। राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने सही काम कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो अपने पूरे टाइम पद पे रह सकता है। यदि हम लगे देशवासियों को कि नहीं, राष्ट्रपति कुछ देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसे पद से हटाने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उसको महाभियोग कहते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, देखते हैं। यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कार्य करे तो संसद महाभियोग का आरोप लगाकर उसे समय से पूर्व पद से हटा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का आरोप लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य है। किसको? राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है ना। ठीक है, महाभियोग का आरोप लगाने के लिए आरोप लगाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त आरोप पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त आरोप पत्र। ठीक है, अगली बात देखते हैं इसके में कि 14 दिन बाद आरोप लगाने वाले सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक होता है। 14 दिन बाद, ठीक है ना। 14 दिन बाद आरोप लगाने वाले सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक होता है। जब एक सदन महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर दे तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन महाभियोग के आरोप की जांच करता है। इस समय राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है, तो वो भी अपने प्रतिनिधि द्वारा या वो स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग के प्रस्ताव को अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद से मुक्त माना जाता है। यदि दूसरे सदन में भी जांच हो गई और सब कुछ सही पाया गया कि हाँ, इस पर जो आरोप लग रहा है वो सही है, तो राष्ट्रपति को पद से मुक्त होना पड़ता है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद आकस्मिक कारण से रिक्त हो जाए तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसको कार्यभार को संभालता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यदि दोनों ही उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण से या दोनों ही नहीं हो तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में एक बार राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। उपराष्ट्रपति वी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अधिकतम 6 माह की अवधि में राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो 6 माह के अंदर अंदर दोबारा से निर्वाचन करवाना चाहिए। यदि विधानसभा भंग हो रही तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। ऐसा कब हुआ था? 29 अप्रैल 1974 उच्चतम न्यायालय में। कहाँ पे? ठीक है, मुझे उम्मीद है आपसे राष्ट्रपति से संबंधित और हमारी सरकार से संबंधित ये एक छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ, अन्य कार्यभार और अन्य पद संबंधित जानकारियों को लेकर फिर आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।